हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड समसामयिकी या उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित एक सीरीज चला रहे हैं। इसी क्रम में हम आपके सामने इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध है। तो जो ए हेल्प कार्यक्रम है वो पशु संरक्षण से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है हल्द्वानी। इसी तरीके से हम प्रत्येक लेक्चर में दो दो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के सेशन में भी दो क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के कितने सीमांत गांवों को इसमें शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर है 4। तो भारत सरकार के द्वारा हाल के बजट में एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया। इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती जो ऐसे जो आपके राज्य हैं जिनकी सीमाएं मोस्टली चाइना से लगती हैं, है ना, तो वहां से कनेक्टेड जो विलेज है उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, जैसे रोड की सुविधा हो गई, पर्यटन की सुविधा हो गई, ये सारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, और इसके तहत उत्तराखंड के फिलहाल 4 सीमांत गांवों को इसमें शामिल किया गया है। बाकी अन्य को भी इसमें शामिल किया जाएगा, बट अभी 4 को शामिल किया गया है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सीमांत गांव, आपको नाम भी याद रखने हैं, है ना, नीति, माणा, मलारी और गुंजी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है। यह प्रोग्राम एक केंद्रीय वित्त पोषित है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई। उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई है, जो चाइना के साथ बेसिकली क्या कर रहे हैं, सीमा साझा करते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। इसके तहत 2963 गांवों को कवर किया जाएगा, जिनमें से 663 को पहले चरण में कवर किया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड के 4 गांव भी शामिल है। यह योजना उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के स्थानीय, प्राकृतिक, मानव तथा अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक चालकों की पहचान एवं विकास करने में सहायता करेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के 4 धामों में से किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन, स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन या इसे हिंदी में कहें तो आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है आपका बद्रीनाथ धाम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन या आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित करने के लिए पहले चरण में 425 करोड़ रुपए की लागत से बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम शुरू हो गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम जोरों पर चल रहा है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे को 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने खरसाली से यमुनोत्री तक 166 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि से बनने वाले रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शाक्त साहिब, वैष्णव, गोलजू, गुरुद्वारा हनुमान, नाग देवता, महासु देवता, नरसिंह देवता, नवग्रह देवता सर्किट का निर्माण किया है। तो ये जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है बद्रीनाथ से संबंधित, ये यहाँ की पर्यटन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पर्यटन और स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर सृजित किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े के अनुसार
राज्य के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है आपका, हरिद्वार। ठीक है, उसके बाद है आपका उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और फिर नैनीताल। ये यहां पर एक सूची दी गई है, कंप्लीट 13 जिलों के बारे में यहां पर बात करी गई है। तो सबसे पहला आपका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है, हरिद्वार की। कितनी है, 3,62,668। ठीक है, इसके बाद आपकी है उधम सिंह नगर। अगर हम यहां पर अच्छे से देखें, उधम सिंह नगर 2,69,070। इसके बाद है देहरादून, तो ये देहरादून का, देहरादून की है 2,35,707। इसके बाद नैनीताल, ये नैनीताल 1,90,627। आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसे आपको बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में भी इसे ध्यान रखना है। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शायद हो सकता है लाइट तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पर्वतीय जिलों में चमोली की सबसे अधिक 1,27,330 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जबकि रुद्रप्रयाग जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 93,160 रुपए वार्षिक है। कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जिले की सबसे कम 98,755 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि पर्वतीय जिलों में सबसे अधिक या फिर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो आपको ये जो सारणी है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको व्यवस्थित कर लेना है, चाहे अवरोही क्रम में हो चाहे आरोही क्रम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में सघन फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए कितने जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 5 जिलों में खोले जाएंगे। एरोमा खेती करने वाले किसानों को घर द्वार पर ही सभी सुविधाएं देने के लिए सघन पौध केंद्र सेलाकुई, ये आपको ध्यान रखना है। एरोमेटिक प्लांट सेंटर कहां है आपका, सेलाकुई देहरादून में स्थित है, की ओर से 5 जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी के साथ ही बीज पौध सैटेलाइट केंद्र पर ही उपलब्ध होंगे। अभी तक क्या होता था, अभी तक जो भी एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड खेती करते थे, यानी सुगंधित पौधों से संबंधित खेती करते थे, उन्हें यदि कोई सहायता चाहिए होती थी या कोई बीज की आवश्यकता होती थी, तो उन्हें देहरादून आना पड़ता था, सेलाकुई जहां पर इसका एरोमेटिक प्लांट सेंटर है वहां आना पड़ता था। बट अब इस सुविधा को 5 जिलों तक, पांच अलग अलग जिलों में पहुंचाया जा रहा है। कहां कहां है वो भी आपको ध्यान रखना है। चंपावत जिले के खतेड़ा में, ठीक है, पिथौरागढ़ के बिशाड़ में, उत्तरकाशी के रैथल में, चमोली के परसारी में और अल्मोड़ा जिले के ताकुला में सैटेलाइट केंद्रों को खोला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जिला है चंपावत, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा उत्तरकाशी, चौथा आपका अल्मोड़ा और पांचवा आपका चमोली। ये पांचवा चमोली। ठीक है, राज्य में लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 21,000 किसान सघन फसलों की खेती कर रहे हैं। 22 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सघन पौध केंद्र सेलाकुई में पूरी तरह से सघन फसलों के लिए समर्पित पहले उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया था। ठीक है, बट ये आप इसे कंफ्यूज मत हो जाना। सघन पौध केंद्र सेलाकुई की स्थापना कब हुई थी, 2003 में, बट उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना यहां पर कब की गई थी, 22 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, आपको इसे अलग अलग ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला कहाँ स्थित है? जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, कहाँ स्थित है, रुद्रपुर में। तो इसका सही आंसर है आपका रुद्रपुर। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इस विश्लेषणशाला में अभी तक केवल दुग्ध उत्पादों की ही जांच हो सकती थी। ठीक है,
किंतु अब इसे हाल ही में अन्य उत्पादों के लिए भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो चुका है, यानी ये अन्य उत्पादों की भी क्या कर सकता है, अब जांच कर सकता है। तो रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला से खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब क्या होगी, मान्य होगी। रुद्रपुर में वर्ष 2010 में स्थापित, आपको ध्यान रखना है ये विश्लेषणशाला की स्थापना कब हुई, 2010 में स्थापित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला को वर्ष 2018 में सिर्फ दुग्ध पदार्थों की जांच रिपोर्ट के लिए NABL सर्टिफिकेट मिला था। इस कारण दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी थम नहीं रही थी। प्रदेश में तेल, मसालों, वसा और दालों में मिलावटखोरी की समस्या अधिक है। अब भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक है, ने तेल, वसा, मसालों और दालों के लिए भी इसे NABL सर्टिफिकेट दे दिया है। आपको ध्यान रखना है किन किन चीजों के लिए, तेल, वसा, मसाले और दालों के लिए भी, और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादों के लिए। रुद्रपुर स्थित फूड लैब में राज्य के सभी 13 जिलों के खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच होती है। इस लैब की वर्तमान में एक साल में 3000 खाद्य पदार्थों की जांच की क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम ग्राम माणा किस नदी के तट पर स्थित है? मोदी जी ने हाल ही में एक घोषणा की थी कि जो भी सीमावर्ती ग्राम है, ठीक है, उन्हें देश का अंतिम ग्राम न कहकर क्या कहा जाएगा, देश का पहला ग्राम। तो आपने साइन बोर्ड में देखा होगा लास्ट इंडियन विलेज, इससे पहले यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, या फिर भारत का प्रथम गांव माणा। तो एक बहुत ही सराहनीय पहल है। तो यह चर्चा में है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर सड़क संगठन की ओर से देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। 21 अक्टूबर 2022 को माणा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा गांव को भारत के अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव कहलाए। उत्तराखंड में 3200 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित माणा गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। माणा गांव यहाँ मिलने वाले जड़ी बूटियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की जड़ी बूटी खाने से कई तरह की बीमारियों में लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट में SDRF के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण कब किया? तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बनता है कि SDRF का मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो जॉली ग्रांट देहरादून में। कहाँ स्थित है? जॉली ग्रांट देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल 2023 को। 24 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट में SDRF के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत जॉली ग्रांट में एयरपोर्ट के पास 144 करोड़ रुपए की लागत से SDRF का मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। थोड़ा सा SDRF के बारे में आपको ध्यान रखनी है कुछ चीजें। 9 अक्टूबर 2013 को राज्य आपदा प्रतिवादन बल के गठन हेतु शासनादेश निर्गत किया गया एवं 2 कंपनियों के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। माह फरवरी 2014 में प्रथम चरण में नागरिक पुलिस, PAC, IRB, वायरलेस, फायर सर्विस एवं अन्य आनुषंगिक शाखाओं से योग्यता के आधार पर प्रतिनियुक्ति की गई। प्रथम A-B कंपनी हेतु पुलिस के 152 जवानों अधिकारियों को NDRF के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित कर SDRF राज्य आपदा प्रतिवादन बल का गठन किया गया एवं माह मार्च 2014 में SDRF ने अपने प्रारंभिक स्वरूप को प्राप्त किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको SDRF उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल ही में उत्तराखंड के
किस जनपद में मिली है? इसका सही उत्तर है आपका पिथौरागढ़। आपको यह भी ध्यान रखना है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मिली सबसे छोटी तितली का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ग्रास ज्वेल। ठीक है, तो दुनिया की सबसे छोटी तितली का नाम आपको ध्यान रखना है, ग्रास ज्वेल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बटरफ्लाई काउंट सीजन 4 के दौरान ये एक आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, बटरफ्लाई काउंट सीजन, इसका 4था संस्करण है। पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल मिली है। इसके अलावा भारत में मिलने वाली, भारत में, ठीक है ध्यान रखना है, भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी तितली हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, भी देखी गई है। इससे पहले यह तितली 2020 में डीडी हाट में देखी गई थी। वन विभाग के सहयोग से जिले में विंग्स फाउंडेशन की ओर से बटरफ्लाई काउंट सीजन 4 अभियान चल रहा है। इसके तहत अब तक तितलियों की 200 से अधिक प्रजातियों को यहां पर देखा जा चुका है। टीम को पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल और सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग मुनस्यारी में देखने को मिली है। यह भारत की सबसे बड़ी है गोल्डन बर्ड विंग। यह नाम आपको याद रखना है, ठीक है, यह नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, फियरा ट्रोक्यालस, जिसे ग्रास ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है ये नाम एग्जाम में ना देकर, ठीक है, आपके पास ये नाम दे दिया जाए, तो आपको दोनों नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। फियरा ट्रोक्यालस, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रास ज्वेल भी कहते हैं। यह दुनिया की सबसे छोटी तितली है। इसका आकार 15 से 25 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट, ठीक है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री किसकी रचना है? आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। यह चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसे हाल ही में कमला चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसके लेखक आपको यहां पर दिख रहे हैं, कौन है? शेखर पाठक। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? शेखर पाठक। ये इंग्लिश में बुक है। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किसने करा है? मनीषा चौधरी ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? शेखर पाठक। वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब, आपको यह भी ध्यान रखना है, यह बुक किस पर आधारित है? चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया। यह किताब इतिहासकार और वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखी। पीपुल्स मनीषा चौधरी द्वारा हिंदी भाषा में लिखी किताब की अनुवादित कृति द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री को इस पुरस्कार के लिए चयनित आधुनिक भारतीय इतिहास और विविध विषयों पर आधारित 5 किताबों में से चुना गया है। पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, महिला आंदोलन, शरणार्थियों के पुनर्वास और हस्तशिल्प के पुनरुद्धार में काफी योगदान दिया था। तो आपको इस बुक का नाम और इसके राइटर का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये जारी करी जाती है। तो इसमें उत्तराखंड का 14वां स्थान है। यहां पर आपको एक सूची दिख रही होगी, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग 2022 के लिए। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, तो आपको यहाँ उत्तराखंड दिख रहा है, उत्तराखंड पे दिख रहा होगा आपको 14वां नंबर लिखा है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, 14th प्लेस पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है, ये लार्ज और मिड साइज स्टेट के लिए है। 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से अधिक है उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें इन 18 राज्यों में उत्तराखंड का
14वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर कर्नाटक, और आपको थोड़ा क्रम भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना। ठीक है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर। इन बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ठीक है, स्मॉल स्टेट की बात करें, यानी जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से कम है, तो सबसे टॉप पर है आपका कौन सा? सिक्किम। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और फिर गोवा। ठीक है, तो छोटे श्रेणियों में टॉप पर कौन है? सिक्किम। अब ये जो रिपोर्ट है इसके 4 मानक हैं। एक तो पुलिस, दूसरा प्रिजन, तीसरा जुडिशरी और चौथा लीगल एड। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये आंकड़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि इनका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट जो भी पार्ट होगा उसमें सबसे पहले इन 2 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? ठीक है, और इससे संबंधित मैंने आपको आंकड़े इस सीरीज में दे दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा पीछे रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा और आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ ये जो सीरीज है इसका आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। और कोई सुझाव जो आपको लगता है कि हाँ कुछ और चीजें हमें आप लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड हो, चाहे अन्य किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप अपने सुझाव हमें यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग काम करेंगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को हमारा जो YouTube चैनल है जहां पर आप ये सारी वीडियोस निःशुल्क में देख सकते हैं, आपको उस चैनल को प्रमोट करना है। ठीक है, कमेंट कीजिए वहां पर, उसे लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट जो आप लेक्चर हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे आपको इजीली मिल जाए, आपको नोटिफाई हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, उनमें जो मुख्य एग्जाम आपका रहने वाला है, पहला तो आपका जो वीडियो वीपीडीओ का जो री एग्जाम होना है, पहला तो ये एग्जाम है। दूसरा एग्जाम आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ARO का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तीसरा एग्जाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है LT और लेक्चरर का, जिनकी जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, आप लोगों को इनके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, और इनसे रिलेटेड हम ऑनलाइन क्लासेस जल्दी लेके आने वाले हैं, अपना पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं। हमारी एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां से आपको वो कोर्स इजीली अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही कम कीमतों पर। ठीक है, ताकि आप घर पे रहकर भी, ठीक है, अपनी तैयारी बहुत सुचारू तरीके से कर सकते हैं और उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो सारे कहीं ना कहीं या तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर पिछले 3, 4, 5 वर्षों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस, इंटरव्यू और ये सारी चीजें दे चुके हैं, तो उन्हें पता है कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वही लोग जो एक्सपीरियंस्ड है वही आपको यहाँ पर पढ़ाने आएंगे। ठीक है ना, तो बाकी जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट समसामयिकी की सीरीज में जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।